आप सबको नमस्कार। हम लोग आज पतंजलि के योग सूत्रों की बोल सकते हैं सेकंड क्लास में है, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग हो रही है सेकंड बार। और हम जो पहला चैप्टर है, पहला पद जिसको बोलते हैं समाधि पे, उसके करीब 50 या 55 सूत्र हैं। उनके एक एक सूत्रों को कवर करेंगे। लेकिन उसके पहले एक प्रश्न आया, मेरे ख्याल से मीना जी का, जिन्होंने पूछा कि ये क्वांटम थ्योरी क्या होती है। तो फिजिक्स में, ये मटेरियल वर्ल्ड में, ये यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में, पहले हम सब ये मानते थे मॉडर्न साइंस के व्यू पॉइंट से, और जिसको कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स बोलते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स के ऊपर न्यूटन ने लॉज बनाए, 3 लॉज बनाए। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बोलते हैं उसको। तो जब हम न्यूटन के हिसाब से देखते हैं तो हम पाते हैं कि वस्तुओं को जैसे हम अभी देख रहे हैं अपने इंद्रियों से, वो ही उनकी रियलिटी है। मतलब एक मोबाइल जो मोबाइल की तरह दिख रहा है, एक पेन, एक दीवार, एक मकान, सूरज, चांद, गाड़ी, जो कुछ भी दिखता है इंद्रियों से, वो जैसा हम देखते हैं हम उसको सच्चाई मानते हैं। तो उस चीज को न्यूटोनियन रियलिटी बोलते हैं, न्यूटन की रियलिटी बोलते हैं, क्योंकि उस पे लॉज जो है वो न्यूटन ने दिए। लेकिन आइंस्टाइन के टाइम पे, पिछले 100 सालों में, लोगों को लगा कि नहीं, जो दिखता है उसके अंदर भी कुछ और छोटा छोटा है। जो बाहर से कंटिन्यूअस दिखता है वो हकीकत में कंटिन्यूअस नहीं है। तो न्यूटन की रियलिटी कंटिन्यूअस रियलिटी है। मेरा शरीर कंटिन्यूअस दिखता है, मेरी पेन कंटिन्यूअस दिखती है, मेरा लैपटॉप, मेरा मोबाइल कंटिन्यूअस दिखता है, मेरी गाड़ी कंटिन्यूअस दिखती है। उनमें छेदे नहीं दिखते हैं, उनमें गैप्स नहीं दिखते हैं, उनमें डिसकंटिन्यूटी नहीं दिखती है, उनमें ब्रेक्स नहीं दिखते हैं। वो कंटिन्यूएशन में, वो सॉलिड, वो लिक्विड चल रही है। लेकिन तब समझ में आया कि एटम होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, उसके नीचे भी है। तब ये माना गया कि जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, जो मैटर है, वो कंटिन्यूअस नहीं है, उसमें ब्रेक है। उसको क्वांटा बोलते हैं। क्वांटा मतलब वो क्वांटिटी से आता है, वो गिनती के अनुसार है। एक, फिर दो। तो एक और दो कंटिन्यूएशन में नहीं है, बीच में गैप है। अगर मैं एक उंगली कर बाहर रखूं और 2 उंगली रखूं, दोनों में जो प्रोग्रेशन है वो गैप है बीच में। वो ऐसा नहीं है कि 1.01, 1.02, 1.03, ऐसा नहीं। अगर 1.01 होगा तो कोई बोल सकता है कि उसके भी नीचे हो सकता है, उसके भी नीचे हो सकता है। लेकिन हकीकत में एक के बाद सीधा दो है, दो के बाद सीधा तीन है, तीन के बाद सीधा चार है, तीन और चार में गैप है, दो और तीन में गैप है, एक और दो में गैप है। जैसे एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर। उसमें ऐसा नहीं है कि 1.5 फ्लोर, 1.25 फ्लोर, 1.1 फ्लोर, ऐसा नहीं है। तो साइंटिस्ट ने यह बोला कि न्यूटन जो था वो अपनी जगह सही था, लेकिन हकीकत उससे भी गहरी है, जो कि छोटे छोटे टुकड़ों में है, क्वांटा में है।
और उसके अराउंड मैकेनिक्स बनी, उसके अराउंड फिजिक्स बनी, उसकी थ्योरियां बनी। वो है क्वांटम थ्योरी, क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम एनर्जी, क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक्स। क्वांटम क्वांटम बना उसके बाद। और हम जब सांख्य दर्शन को देखते हैं तो उसमें क्वांटम थ्योरी है। कैसे है? उसमें जो मूल प्रकृति है उसको हम देख नहीं पाते हैं। क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि वो कंटिन्यूअस नहीं है। क्योंकि उसके जो हिस्से हैं छोटे छोटे टुकड़े हैं ऊर्जा के, छोटे छोटे पार्टिकल है एनर्जी के, छोटी छोटी वेव्स है एनर्जी की, जिसको हमारी आंखें देख नहीं सकती। आंखों में उनको देखने की क्षमता नहीं है। पहली बात ये। इसलिए ये सवाल उठता है कि कपिल मुनि को कैसे मालूम पड़ा कि मूल प्रकृति है। तो जब आप सांख्य पढ़ेंगे, सांख्य दर्शन पढ़ेंगे, कारिका पढ़ेंगे, आपको शुरू के कारिकास में वो लोग समझाते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट से समझा जाता है। अगर इफेक्ट है तो उसका कोई ना कोई कारण है। ये प्रकृति है तो उसका कारण क्या है? क्यों है प्रकृति? किसने बनाई प्रकृति? किसके लिए बनाई प्रकृति? ये दुनिया भर का सवाल कई बार डिबेट होता है और उसका बड़ा सीधा जवाब है उनका। वो कहते हैं प्रकृति मूल प्रकृति से आई। आपको नहीं दिख रही है इसका मतलब थोड़ा ना कि नहीं है। और मूल प्रकृति क्योंकि नहीं दिख रही है तो आपके लिए व्यक्त नहीं है, अव्यक्त है। और जब वो व्यक्त होती है तब आपको दिखती है। और जब वो व्यक्त होती है उसको प्रकृति बोलते हैं। तो आपको प्रकृति दिख रही है और आप सोच रहे हैं किसने बनाई, कहां से आई, क्यों आई, कब तक है, कब कहां जाएगी, क्यों जाएगी। तो उसमें योग ये बोलता है कि जब तक आपके चित्त में शांति है तो प्रकृति नहीं है। और अगर आपके चित्त में वृत्ति है, फ्लक्चुएशन है, मॉडिफिकेशन है, चेंज है, रिपल्स आ रहे हैं, बदलाव हो रहा है, तो आपकी प्रकृति है। तो चित्त के बदलाव से प्रकृति की पहचान है। तो अगर हम अपने चित्त के वृत्तियों को रोक लेंगे, हम प्रकृति को समाप्त करेंगे। और अगर हम अपने चित्त में वृत्तियां पैदा करेंगे, हम प्रकृति को जन्म देंगे। और अगर हम अपने चित्त के वृत्तियों को चलाए रखेंगे तो हम प्रकृति को चलाएंगे। तो प्रकृति को पैदा करना, प्रकृति को चलाना, प्रकृति को खत्म करना उसके हाथ में है जिसका चित्त है। तो मेरी प्रकृति मेरे चित्त पे आधारित है, उसके वृत्तियों पे आधारित है और उसका कंट्रोल मेरे पास है। आपकी प्रकृति आपके चित्त पे आधारित है, आपकी वृत्तियों पे आधारित है, उसका कंट्रोल आपके पास है। अगर आपने अपने वृत्ति को बंद कर लिया परमानेंटली तो आप मोक्ष में हैं, आपको मुक्ति मिल गई प्रकृति से। और आप अगर प्रकृति से मुक्ति नहीं ले पा रहे हैं, इसका मतलब आप अपने चित्त के वृत्ति को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, निरोध नहीं कर पा रहे हैं। वो वृत्तियां आ रही हैं, जा रही हैं, नाच रही हैं, तो वृत्तियां आपकी दुनिया, आपका संसार, आपकी प्रकृति, आपका ब्रह्मांड, आपका यूनिवर्स सब बना रही है। आपको सुख दे रही है, दुख दे रही है। वो वृत्तियां आपके अंदर सत्व, रजस, तमस तीनों को पैदा कर रही हैं, तीनों का खेल खेल रही हैं। वो नाच रही है अंदर प्रकृति। तो कपिल मुनि बोले कि ये जो प्रकृति है
ये मूल प्रकृति उसकी जननी है, वहां से आती है। अब सवाल ये उठता है कि मूल प्रकृति तो क्वांटम है, क्वांटम एनर्जी है, उसकी फील्ड है, फील्ड मतलब बहुत सारा कंटिन्यूट। तो उसमें ऐसा क्या होता है कि वो प्रकृति को जन्म देती है? तो वो जो होता है वो पुरुष के कारण होता है। जब पुरुष मूल प्रकृति के पास जाता है तो वहां से सृष्टि का निर्माण चालू होता है, और जो पहला तत्व बनता है उसको बुद्धि बोलते हैं। बुद्धि चित्त का हिस्सा है। बुद्धि से अहंकार बनता है, अहंकार चित्त का दूसरा हिस्सा है। अहंकार से कई चीजें बनती हैं, हमारी पूरी दुनिया बनती है, लेकिन सबसे प्रथम सबसे सूक्ष्म मानस या मन बनता है। तो ये जो मानस या मन है ये भी चित्त का हिस्सा है। तो साधारणता ये माना जाता है कि मन, अहंकार और बुद्धि चित्त है। लेकिन चित्त की परिभाषा योग सूत्रों में कहीं भी नहीं है। चित्त की भाषा, योग वाले चित्त की भाषा की परिभाषा नहीं है। लोगों का अपना गेस वर्क है, एस्टिमेट है कि यहां पे पतंजलि शायद बुद्धि अहंकार मानस की बात कर रहे हैं, और इसी को मान के सब चलते हैं। अब पुरुष में क्या है? पुरुष चेतन तत्व है, पुरुष में कॉन्शियसनेस है। जब भी कॉन्शियसनेस एक क्वांटम एनर्जी के पास आएगी या आएगा तो वहां एक रिएक्शन होता है दोनों का, दोनों के प्रेजेंस का। एक राजसिक एक्टिविटी होती है, एक ट्रिगर होके बाहर कुछ निकलता है। साइंस बोलती है कि जब कॉन्शियसनेस और क्वांटम एनर्जी को हम आपस में मिलाते हैं तो क्वांटम मैटर बनता है। ये जो मूल प्रकृति है ये अव्यक्त है, एग्जिस्टेंस में आपको हमको नहीं दिखती है, लेकिन एग्जिस्टेंस में है। तो इसका मतलब पूरी मैनिफेस्टेड जो वर्ल्ड है, पूरा जो मैनिफेस्टेशन है, मैनिफेस्टेशन का साइंस है, वो उसकी साइंस है जिसको हमारी इंद्रियां देखती हैं। और एक और पूरा विराट जगत है जिसको हमारी इंद्रियां नहीं देखती हैं, तो हमारे लिए वो एग्जिस्ट नहीं करती है, जबकि वो है। तो साइंस ये बोलती है कि कॉन्शियसनेस और क्वांटम एनर्जी की फील्ड का पास में आने से वहां मैटर बनता है। क्योंकि सवाल उठता है कि मैटर कहां से आता है, पार्टिकल कहां से आता है, अणु कहां से आता है, एनर्जी पार्टिकल में कैसे कन्वर्ट होती है? तो उसका जवाब साइंस ने दिया है। लेकिन साइंस क्या है? ये लोग बहुत स्मार्ट लोग हैं। हम जैसे बोलते हैं आत्मा, पुरुष, सोल, कोई भी साइंटिस्ट कभी इन शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा। वो नहीं बोलेगा कि आत्मा जब आती है एनर्जी के पास तब मैटर बनता है। वो ये नहीं बोलेगा कि जब पुरुष आता है मैटर एनर्जी के पास तब मैटर बनता है। वो ये नहीं बोलेगा कि जब सोल आती है क्वांटम एनर्जी फील्ड के पास जो अनमैनिफेस्टेड है वहां पर मैनिफेस्टेड मैटर आता है, नहीं बोलेगा वो। तो उन्होंने अपने लिए एक शब्द खोज लिया है बहुत सुंदर, जो कि उनके धर्म में नहीं आता है, वो है कॉन्शियसनेस। और हमारे धर्म में, हमारे यहां चेतना वर्ड कॉमनली यूज होता है, लेकिन उनके रिलीजन्स में कॉन्शियसनेस यूज नहीं होता है।
तो वो ये दिखाते हैं कि हम रिलीजन से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन वो बात वो करते हैं जो हमारे स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन से जुड़े हुए हैं, कॉन्शियसनेस का उस पे चोला पहना। तो इसका मतलब क्या है? वो लोग मानते हैं कि कॉन्शियसनेस है और उसी के आधार पे जगत बनता है। और क्योंकि कॉन्शियसनेस उनके लिए नई चीज है जिसका कि वो समझा समझा के लोगों को दे रहे हैं, उनकी कॉन्शियसनेस की 220 थ्योरियां हैं। जितने साइंटिस्ट इस पे स्टडी करते हैं वो अपनी थ्योरी बना लेते हैं, उस पर किताब लिख लेते हैं, उस पर पेपर्स बना लेते हैं, उस पर बैठ के शोज करते हैं, पॉडकास्ट करते हैं। लेकिन कॉन्शियसनेस पे सबसे बड़ी रिसर्च कहां हुई है? भारत में हुई है। चेतन तत्व पे जितना भारत ने चिंतन मनन किया है किसी ने नहीं किया है। और उसमें भी आप देखेंगे कि काफी डिटेल में कपिल मुनि ने किया है। इसलिए आप देखेंगे कि आज की जो वेस्टर्न साइंस है, जो उनकी फिजिक्स है, वो कपिल मुनि से इंस्पायर्ड है। कई जगह आपको लगेगा कि नकल मारा हुआ है पूरा का पूरा। और जो उनकी साइकोलॉजी, उनकी साइकाट्री, वो माइंड पे है। माइंड का साइंस कहां है? हिंदुस्तान में है। हमारे यहां हजारों साल पहले माइंड पे बहुत कुछ किया गया है। तो वो उनके लिए फंडामेंटल उसका डॉक्यूमेंट है, लिटरेचर है, योग सूत्र पतंजलि के। तीसरा, जो उनके एंड पे साइंस पे माइंड के एडवांस पावर्स की स्टडी हो रही है, जिसको कि हम हमारे यहां सिद्धियां बोलते हैं, वो अभी उनके यहां भी चालू हो गई है। वो लोग उसको स्टडी कर रहे हैं लैब्स में, उसको यूज कर रहे हैं। बोलिए कि दुश्मनों के यहाँ सेंसिंग करने में, रिमोट सेंसिंग में, तत्वों को, पंच महाभूतों को बदलने में, नए मटेरियल बनाने में। तो उनका रिसर्च है बहुत हाई लेवल पे, सीक्रेट लेवल पे रिसर्च चलता है उनका। हमारे देश में कोई मानता नहीं है, कोई योग सूत्र पढ़ता नहीं है। यूएस में कहते हैं कि जितने भी लोग योग की प्रैक्टिस करते हैं, उनमें से 1/3 लोगों के पास घर में योग सूत्रों की किताब है। और आप अपने शहर में थोड़ा निकलिए खोजने के लिए, खरीदने के लिए, तो शायद हो सकता है कि 10 में से 2 बुक स्टॉल पे आपको मिले। तो जगत का जन्म वो सांख्य समझाता है, योग सूत्र समझाता है कि एनर्जी जो बहुत ही माइन्यूट साइज में है, माइक्रो साइज में है, पार्टिकल स्टेट में है, जिसको मैं नहीं देख पा रहा हूं, जो मेरे लिए अनमैनिफेस्टेड और अव्यक्त है, उस पे जब चेतना जाती है तो वो कुछ पैदा हो जाता है। इसका मतलब मेरे अंदर तो चेतना है, आपके अंदर है, हम सबके अंदर है। अगर मेरी चेतना किसी एक थॉट पे जाए, एक पॉसिबिलिटी पे जाए, तो वो पॉसिबिलिटी अव्यक्त है, क्योंकि अभी तक आई नहीं है, संभावना है, अव्यक्त है, अनमैनिफेस्टेड है। लेकिन जैसे ही मैं उस पे अपना अटेंशन, धारणा, ध्यान, समाधि करता हूं, वो व्यक्त हो जाती है, वो दुनिया में आ जाती है। पहले माइंड में आती है, फिर बाहर फिजिकल वर्ल्ड में आती है पंच महाभूतों के रूप में। तो अगर हमको ये मालूम है कि जहां पर भी चेतना जाएगी, जो भी ख्याल करेगी, जो भी संभावना सोचेगी, तो वो संभावना कहां है? वो मूल प्रकृति में है।
मूल प्रकृति क्या है? अनंत संभावनाओं की कलेक्शन जो अभी अव्यक्त है और अनंत समय के लिए मौजूद है। और जो चेतना है आपकी, वो न पैदा होती है न मरती है, वो भी हमेशा के लिए है। तो साधन क्या है सपनों को पूरा करने का? वो है मूल प्रकृति। वो मिट्टी क्या है जिससे आप मटके बना सकते हैं जितना चाहें? वो मिट्टी है मूल प्रकृति। और वो कुम्हार कौन है? वो कुम्हार है आपकी चेतना। और ये दोनों परमानेंट हैं। ये ना पैदा होते हैं ना मरते हैं, इसलिए ये स्पिरिचुअल एंटिटीज है। इसलिए इनमें ईश्वरीय गुण है। इसलिए ये सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है। लेकिन हमारे साथ क्या होता है कि हम इन दो तत्वों को छोड़कर, हम कुमार को छोड़ के, कुमार की मिट्टी को छोड़ के, कुमार के बनाए हुए मटकों में ध्यान लगाए बैठते हैं। ये छोटा मटका है, ये बड़ा मटका है, ये लाल रंग का है, ये पीला रंग का है, ये हरा रंग का है, ये 2 रुपए का बेचूंगा, ये 20 रुपए का बेचूंगा, ये गांव में जाके बेचूंगा, ये शहर में बेचूंगा, ये प्रधानमंत्री को गिफ्ट करूंगा। तो वो मिट्टी भी छूट जाती है और वो कुम्हार भी छूट जाता है, जिनमें अनंत क्षमताएं हैं। और जिसमें क्षमता नहीं है, सीमित है, जिसका एक जन्मदिन है और एक मृत्यु का दिन है, जो टेम्पररी है, जो मटका पैदा हुआ कभी न कभी फूटेगा, उसी पे हम लग जाते हैं, उसी के खेल में हम खेलते हैं। और इसलिए हम सुख दुख के भागीदार बन जाते हैं सबके साथ। पूरी दुनिया ही वही करती है। पूरी दुनिया दुनियादारी में लगी रहती है। तो वो ये कहते हैं कि मटके को देख के आपके अंदर चित्त में वृत्ति आती है। मटके के रंग के बारे में आप सोचते हैं, वो भी एक वृत्ति पैदा करती है। मटका फूटा हुआ है कि नहीं, वो सोचते हैं, वो भी एक वृत्ति पैदा करती है। मटका किस दाम पे बेचना है, वो भी एक वृत्ति पैदा करती है। मटका किसको बेचना है, वो भी एक वृत्ति पैदा करती है। मटके को संभाल के मंडी तक कैसे ले जाऊं, वो भी एक वृत्ति पैदा करती है। तो वृत्तियों के जाल में फंस जाता है मानव। था वो कुमार और थी उसकी मिट्टी, दोनों अनंत। लेकिन वो कुमार की बुद्धि अभी मिट्टी पे नहीं है, अपनी अनंत की क्षमता पे नहीं है। कुमार अभी सोच रहा है मटके के बारे में, कितने मटके बनाऊं, किसको बेचूं, किस दाम बेचूं, कहां बेचूं, क्यों बेचूं। तो योग ये बोलता है कि वृत्तियों का निरोध करना योग है। मंत्र जाप योग नहीं है। प्राणों को रोक के बैठना योग नहीं है। तपस्या करना योग नहीं है। स्वाध्याय करना योग नहीं है। ईश्वर की पूजा करना, ईश्वर की आराधना करना, ईश्वर के प्रति समर्पण करना योग नहीं है। ये सब साधन है, जिस साधन से हम वृत्ति को बंद कर सकते हैं। ये योग नहीं है। अहिंसा योग नहीं है। अहिंसा करेंगे तो आपकी वृत्तियां कम जाएंगी, बंद हो जाए। सत्य बोलेंगे तो आपकी वृत्तियां बंद हो जाएंगी। और किसी का चुराने का काम नहीं करेंगे, आपकी वृत्तियां बंद हो जाएंगी। और ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो आपके मन में बंदर की तरह सेक्स की बातें नहीं आएंगी। और अगर कम पोजेशन रखेंगे तो आपके अंदर में वृत्ति नहीं आएगी। मेरे एक मित्र थे, उनके पिताजी को पेन कलेक्ट करने का शौक था। मेरे ख्याल से उनके पास 1000-1200 पेन थी। तो
योग में वृत्ति कम करने के लिए अपने पोजेशन कम करने पड़ते हैं। अगर आपकी 2 पैंट से काम चलता है तो तीसरी मत लीजिए। 2 शर्ट से काम चलता है तो तीसरा मत लीजिए। एक जूते एक चप्पल से काम चलता है तो और मत लीजिए। 3 मोजों से 3 रुमाल से काम चलता है तो और मत लीजिए। एक ऑर्डिनरी मोबाइल फोन से काम चलता है तो सैमसंग मत लीजिए, एप्पल मत लीजिए। लेकिन क्या है कि हम अपने इंद्रियों के गुलाम हैं, और इंद्रियां हमारे अंदर वृत्तियां पैदा करती हैं। जैसे अभी मैं घर पे था, मेरे वाइफ का फोन आया, कल सवेरे मेरे को कानपुर जाना है। वो एक हमारे घर के पास एक काफी नामी बंगाली मिष्टी की दुकान है। बोले वहां से जाके ये संदेश ले आओगे। ठीक है, वहां मैं गया। अब उसका क्या है कि पूरा काउंटर लगा हुआ है, लंबा, बहुत कुछ उसमें। मेरे ख्याल से कम 60 फीट लंबा काउंटर होगा मिठाइयों का और इस सब तरह के प्रोडक्ट। मेरे मन में आया कि आया हूं तो काजू की बर्फी भी ले जाता हूँ, खाऊंगा। माँ को भी दे दूंगा, भाई को भी दे दूंगा, बीबी को भी दे दूंगा। तो क्यों हुआ? क्योंकि इंद्री वहां पर उस काउंटर को देखते देखते अटकी, और मैंने वो भी ले। काजू वाली जो कतरी होती है, मिठाई होती है, मैं 10 पीस ले लिया। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आपको इंद्रियों के बारे में। कुछ महीने पहले मैं लंदन गया था, हीथ्रो एयरपोर्ट पे उतरा, मेरा लड़का आया था। वो लेके हम लोग लोकल ट्यूब से गए उसके इलाके में जहां वो रहता है। तो जब उसके वाले स्टेशन पे उतरे तो मेरा बेटा बोलता है, देखो पापा, यहाँ कुछ दुकानें हैं, आपको कुछ खाना हो तो खा लीजिए, सैंडविच वैंड से अवेलेबल है। तो बैग उसी के पास रख के वो बीच में ही खड़ा था। मैं और मेरी वाइफ एक दुकान में गए, और काउंटर पे सब सैंडविच लगे हुए थे, उसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ था, उस पे प्राइस टैग था। तो मैं देखते हुए चल रहा था अंदर कौन सा लूं। तो मेरे पीछे एक आवाज आई बहुत गुस्से में, यू मस्ट से सॉरी। तो पहले तो मुझे समझ में नहीं आया किसको बोला। तो मैंने घूम के देखा तो देखा है एक बूढ़े से थे अंग्रेज, वो मेरे को बोल रहे थे। और मैं समझ नहीं पाया कि मैं उनको सॉरी क्यों बोलूं। मेरी वाइफ पीछे थी, उसको लगा कि वो जो अंग्रेज थे उनकी वाइफ उसके बगल में खड़ी थी। कहीं वहां अंदर काउंटर पे देखते देखते मैंने उसके वाइफ को गलती से छू तो नहीं लिया कहीं। मेरे बीबी के दिमाग में वो टेंशन चल रहा है। तो मैंने उससे पूछा, यस प्लीज टेल मी। कहता है, यू मस्ट अपोलोजाइज टू माई वाइफ। बोला, आई एम सॉरी, क्या हुआ बताइए। बोले, मेरी वाइफ वो काउंटर को देख रही है सैंडविचेस को, तुम बीच में से सामने क्रॉस करके चले गए, सो यू मस्ट से सॉरी टू हर। तो मैं उस लेडी को अपोलोजाइज किया, मैंने कहा सॉरी, मैंने नोटिस नहीं किया आप खड़ी हैं यहाँ पर, आप देख रही हैं काउंटर पे। और वो काउंटर से 4 फीट दूर खड़ी थी, और मैं काउंटर के करीबन 1.5 फीट दूर, जैसे हम हिंदुस्तानी लोग देखते हैं, पास में खड़े हो गए। तो उसकी इंद्रियां डिस्टर्ब हो गई, वो जो सैंडविच देख रही थी, मेरे बॉडी के कारण, जो सामने से गया मेरा बॉडी। और वो अंग्रेज गर्म हो गया, इतना गर्म हो गया कि मेरा बेटा जो कम से कम 25 मीटर दूर खड़ा था, उसने भी नोटिस किया कुछ गलत हुआ वहां पर। तो ये है वेस्टर्न वर्ल्ड की इंद्रियों के प्रति गुलामी, और वो उनकी बीमारी हमारे देश में पहुंच गई है फुल ब्लास्ट। वो कभी योगी बन ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी इंद्रियां सुनामी में रहती हैं। उनको सब चीजें इंद्रियों के लिए चाहिए, कपड़े, जूते, घड़ी, नौकरी, पिक्चर, दारू, सिगरेट, लाउंज बार्स,
सब कुछ उनके इंद्रियों के लिए है। तो जब आप उन दरवाजों को बंद करते हैं जहां से वृत्तियां शुरू हो सकती हैं या शुरू होती है, और उसको फिर सुला देते हैं, वो फ्लक्चुएशन को, वो वृत्ति को, वो मॉडिफिकेशन को आपके चित्त में, तो उसमें इतनी शक्ति है कि आपका पूरा का पूरा ब्रह्मांड बोरा बिस्तर बांध के एक खोखे के अंदर चला जाएगा और लापता हो जाएगा। और वो जो ब्रह्मांड एक खोखे के अंदर चला गया और लापता हो गया, उसके ऊपर उसका कंट्रोल है जो उस खोखे के बाहर खड़ा है। उसकी मर्जी, वो उसको खोले या नहीं खोले। तो जब हम वृत्तियों को बंद करते हैं, खत्म करते हैं, कंट्रोल करते हैं, शून्य करते हैं, तब प्रकृति खत्म हो जाती है और उस प्रकृति के ऊपर पुरुष अपना पूरा कंट्रोल लेता है वापस। पुरुष दो ही काम कर सकता है, या तो प्रकृति में जो हो रहा है उसको देख सकता है, या तो प्रकृति को सुला के अपने आप को देख सकता है। तो जब प्रकृति दुनिया में देखता है तो कुछ तामसिक देखता है, कुछ राजसिक देखता है, कुछ सात्विक देखता है। लेकिन जब वो पुरुष अपने आप को देखता है तो अपने आत्मा का साक्षात्कार करता है, गॉड रियलाइजेशन करता है, सेल्फ रियलाइजेशन करता है, अपने अंदर के पुरुष को देखता है, अपने अंदर के ईश्वर को देखता है, अपने अंदर के गॉड को देखता है, अपने अंदर के अवतार को देखता है, अवतरित होता है। फुल पावर में, फुल ज्ञान से वो आ सकता है और पूरे के पूरे प्रकृति की दिशा चेंज कर सकता है। एक आदमी हम में से अगर सच्चा पुरुष बनता है तो वो कलयुग को सतयुग में बदल सकता है, क्योंकि प्रकृति उसके सामने मजबूर है। जो वो बोलेगा वो करेगी। तो योग उतना पावर देता है। और हमारे यहां क्या होता है, ऑफिस में स्ट्रेस है, थोड़ा मैं मेडिटेशन करता हूं। गाइडेड मेडिटेशन होती है। गाइडेड मेडिटेशन का कोई सिर पैर नहीं है। मेडिटेशन एक वस्तु पे होती है, ये थोड़ा ना कमेंट्री पे होती है, गानों पे होती है, म्यूजिक पे होती है, मंत्रों पे होती है, नहीं होती है मेडिटेशन। तो जो पहला सूत्र है योग का, वो ये बोलता है कि अथ योग अनुशासनम। अथ मतलब अभी भी हो सकता है, नाउ। और अथ को शुभ घड़ी से जोड़ा जाता है, ऑस्पिशियस नाउ। तो अगर आपके हाथ में योग सूत्र है, आपने खोला, आप पहला सूत्र पढ़ रहे हैं, तो आपको पतंजलि कह रहे हैं कि ये आपके लिए बहुत ही भाग्यपूर्ण समय है, बहुत ही ऑस्पिशियस मोमेंट है, बहुत ही अच्छी घड़ी है, होली मोमेंट है। ये आपके पूरे जीवन को पलट देगा। ये आपको मतलब आप बोल सकते हैं कि एक जानवर से इंसान, एक इंसान से देवता, एक देवता से भगवान बना सकता है। ये आपको जीवन मरण के साइकिल से बाहर निकाल सकता है। ये आपको दुनिया भर की सिद्धियां दे सकता है। पानी में उड़ो, हवा में उड़ो, चांद को खा जाओ, सूरज को ढक लो, और चींटी के साइज के हो जाओ।
इंद्रियों की जय ले लो, भूतों की जय ले लो, मतलब वो गजब है। आप सोचेंगे साइंस फिक्शन, वो वेस्ट की पूरी साइंस फिक्शन फेल हो जाती है। और वो तो उनकी कल्पना है। सुपरमैन, बैटमैन उनकी कल्पना है। हमारे यहां वो साइंस है जो कि उसको हकीकत में करती है। दूसरा वो बोलते हैं योग अनुशासनम। अनुशासनम मतलब, कुछ लोग कहते हैं कि ये डिसिप्लिन है, इसके कुछ नियमों का आपको पालन करना पड़ेगा। और कुछ लोग कहते हैं कि अनुशासनम मतलब जो इसके टीचिंग्स हैं उसका आपको पालन करना पड़ेगा। और इसकी एक इंटरेस्टिंग मीनिंग भी निकाली जा सकती है अनुशासन की। अनु मतलब एटम, शासन मतलब उस पर राज करना। इसमें एक सूत्र आएगा कि एक योगी एक अणु को भी देख सकता है और पूरे ब्रह्मांड को भी देख सकता है। तो जब देख सकता है मतलब उस पर शासन कर रहा है, और ब्रह्मांड को देख रहा है मतलब ब्रह्मांड को शासन कर रहा है। तो ये अनुशासन जो है ये आप उस माइक्रो लेवल पे भी सोच सकते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि योग की परिभाषा है, पहली परिभाषा है कि अथ योग अनुशासनम। योग एक अनुशासन है, और क्योंकि आप इसको अभी जान रहे हो तो आप बहुत भाग्यशाली हो। बहुत ही अच्छे मुहूर्त है अभी आपके जीवन में, बहुत अच्छा समय है कि आपने योग की शिक्षा लेना चालू करी है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि योग वो है जब आप नाव में रहने का अनुशासन पालन करें, अभी में रहने का, प्रेजेंट में रहने का। क्यों? क्योंकि जो प्रेजेंट है वो न तो मेमोरी है न तो इमेजिनेशन है, न तो वहां नॉलेज है। प्रेजेंट जो है वो मोमेंट टू मोमेंट चलता है। तो ये जो वृत्ति आती है वो पांच प्रकार की वृत्ति आती है। एक सही ज्ञान, एक गलत ज्ञान, एक स्मृति, एक बोलिए कि कल्पना, इमेजिनेशन, और एक निद्रा। जब आप नाव में रहते हैं तब आप वृत्ति में नहीं रहते हैं, तब आप वृत्ति पैदा नहीं करते हैं। अगर आप मेमोरी की दुनिया में जी रहे हैं, याद कर करके आप जीवन चला रहे हैं, तो आप फंसे हुए हैं। और आप कल की सोच के आज जीवन जी रहे हैं तो भी आप फंसे हुए हैं। अगर आप ग्रंथों के आधार पे, चाहे वेद हो, चाहे कुरान हो, चाहे बाइबल हो, चाहे गुरु ग्रंथ साहब हो, उसके आधार पे आप नींव डाल रहे हैं परम सत्य की, तो भी वो वृत्ति है। क्यों? क्योंकि वो ग्रंथ हैं जो प्रकृति के अंदर हैं। तो जो प्रकृति के अंदर मौजूद हैं वो प्रकृति के ऊपर नहीं हो सकते। प्रकृति के ऊपर कौन है? सिर्फ पुरुष। और हम बोल सकते हैं मूल प्रकृति। तो मूल प्रकृति तो अव्यक्त है, व्यक्त सिर्फ पुरुष है। और कोई भी वेद, कोई भी ग्रंथ किसी भी धर्म का, वो साक्षात ईश्वर नहीं है।
वो ईश्वर के तरफ जाने का मार्ग दिखाता है, उसका ज्ञान देता है, जो कि कुछ मानवों को समझ में आया उसके अनुसार। किसी को रिवील हुआ, किसी के अंदर कोई शक्ति जागृत हुई, वो ज्ञान आया, किसी को एंजल ने ज्ञान दिया। वो जो भी है, चाहे एंजल हो, चाहे देवता का ज्ञान हो, चाहे जो भी ज्ञान हो, वो सब प्रकृति के अंदर का प्रोसेस है। प्रकृति के अंदर का प्रोसेस आपको प्रकृति के अंदर का मार्ग बोल सकता है, ऊपर का नहीं बोल सकता है। इसलिए बोलते हैं कि पुरुष की जो समाधि है वो निर्विकल्प समाधि है, निर्बीज समाधि है। उसके अंदर जो देखा जाता है वो वापस प्रकृति के अंदर घुस के आप उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शब्द आपके प्रकृति के बाहर जाएंगे नहीं, विचार आपके प्रकृति के बाहर जाएंगे नहीं। विचार प्रकृति की उपज है, चित्त प्रकृति की उपज है, शब्द प्रकृति की उपज है। ये जो ओम भी हम बोलते हैं, ये प्रकृति के अंदर की सूक्ष्म ध्वनि है, ये प्रकृति के बाहर की नहीं है। लोग बोलते हैं कि ओम से प्रकृति बनती है, बोल सकते हैं, क्योंकि ओम भी प्रकृति है, प्रकृति भी प्रकृति है। आम से आम का पेड़ बनता है, तो बोल सकते हैं कि ओम से सृष्टि बनती है। लेकिन ओम भी प्रकृति है और प्रकृति भी प्रकृति है। तो जब हम योग की बात कर रहे हैं, हम वो बात नहीं कर रहे हैं जो बाहर लोग समझते हैं योग को। बाहर योग एक बिजनेस है, और हम जिस योग की बात कर रहे हैं वो अपने अंदर की जर्नी है, प्योर जर्नी है। और ये जो योग के अंदर की जर्नी है, उसमें मार्गदर्शन अंदर से अपने आप होता है। योगी के लिए एक गुरु अनिवार्य नहीं है। वो भी हम देखेंगे फर्स्ट चैप्टर में, समाधि के चैप्टर में, कि वो ईश्वर कहाँ है, आपके अंदर है। वो कौन है? वो सर्वज्ञानी है। वो आपका मार्गदर्शन करेगा। उसको ढूंढो, उसको जगाओ, उसको उठाओ, वो ले जाएगा बाहर। क्यों? क्योंकि वो बाहर है, लेकिन वो तुमको देख रहा है प्रकृति में। वो जो देख रहा है उसको तुम देखो कि वो कहां देख रहा है, और उसको अपना बनाओ। पूरी साधना उसको अपने बनाने के लिए है, जो नहीं दिखता है उसको देखने के लिए है, जो दूर है उसके करीब जाने के लिए है। किसी का कोई सवाल अगर है तो पूछ सकते हैं। हम लोग ने पहला सूत्र कवर किया है, और मैंने आपको एक थोड़ा राउंड अबाउट तरीके से, थोड़ा घूमते फिरते हुए योग के बारे में कुछ कुछ बोला है, क्योंकि मैं नींव डाल रहा हूं, जिससे कि एक सॉलिड तरीके से आपकी ये जर्नी आराम से, कंफर्टेबली, इजीली फर्स्ट पड़ाव से लेके अंतिम पड़ाव तक हो जाए। हाँ, बोलिए। हाँ, भारती जी बोलिए। आपका म्यूट है माइक। सर मेरे को दो चीजों में थोड़ा सा गैप समझ लग रहा है अपनी अंडरस्टैंडिंग में। जो आपने बोला, एक तो
वो जो है वो एनर्जी पार्टिकल में कैसे घुसती है, जो चेतना है वो अणु में कैसे घुसती है, वो जब जिससे कि मैटर बनता है। और दूसरा जो आपने बोला कि अम, वेदों का अध्ययन करना भी योग नहीं है, बहुत सारी चीजें आपने बोली कि ये भी योग नहीं है, वो भी योग नहीं है, तो मैं मिस कर गई सर कि फिर योग क्या है। योग अपने अंदर के बदलाव को रोकना योग है। अभी क्या हुआ कि आपने मेरी बात सुनी। जब आपने सुनी तो आपने उसको एनालाइज करना चालू किया कि ये तो समझ में नहीं आया, ये तो समझ में आया, यहां तो गैप है। तो ये जो कॉग्निशन हो रही है, ये जो समझा जा रहा है, ये वृत्ति पैदा कर रहा है। अगर एक पॉन्ड में जहां पानी खड़ा हुआ है उस पर मैं पत्थर फेंकूं तो वहां रिपल्स आ जाएंगे, छोटी छोटी लहरें आ जाएंगी पानी में। और जो नीचे का गंदा है वो उठ के ऊपर आ जाएगा, वो पानी जो क्लियर है वो मडी हो जाएगा। तो अभी मैं जो बोल रहा था, वो जो आपका माइंड था जो साफ सुथरा एक तालाब, एक पॉन्ड की तरह बैठा हुआ था, स्टिल, ट्रांसपेरेंट, उस पे पत्थर गिरे। तो क्योंकि पत्थर गिरे और वो पत्थरों से हलचल हुई आपके चित्त में, तो अंदर जो था मेमोरी, इंफॉर्मेशन, अलग अलग जो आपने मेरी सुनी, जो पहले आपको मालूम, वो सब हिलने डुलने लग गई। तो आपके माइंड में कंफ्यूजन हो गया, अंधेरा हो गया, क्लैरिटी चली गई, विजन नहीं है अभी। तो आपने फिर हाथ उठाया, मेरे को बोला कि सर तो गैप है, ये समझाइए। तो क्योंकि ये वृत्ति हुई, इसलिए आप प्रकृति में हैं, सृष्टि में हैं। आपके पुरुष ने नोट किया इन चीजों को, जो आपके मेंटल फैकल्टी में हो रहा था, जो आपके बुद्धि, अहंकार, मानस में हो रहा था, कान की इंद्री से जो आवाज जा रही थी, और जो आप आंखों से मेरे को देख रहे थे, ये ये तत्वों के कॉम्बिनेशन से आपके बुद्धि में वृत्तियां आने लग गई। और आपके पुरुष ने भी उसको देखा, और पुरुष ने देख के उसका एहसास किया, एक्सपीरियंस किया। तो ये घटना क्यों घटी? ये घटना इसलिए घटी क्योंकि पुरुष इसको एक्सपीरियंस करना चाह रहा था। इसलिए आज आप इस क्लास में आई हैं, इसलिए वो बुद्धि ने, जो कि सबके माइंड को कंट्रोल करता है इंडिविजुअली, उसने मेरे से ये सब बुलवाया। और वो आपके अंदर के तालाब में डिस्टरबेंस हुआ, और आपने हाथ उठाया और बोला भैया क्लियर करिए। तो पुरुष वो जो क्लैरिटी है वो भी सुनना चाहता है, क्योंकि वो भोग रहा है, वो एक्सपीरियंस कर रहा है, हो सकता है एंजॉय भी कर रहा है। और ये एक्सपीरियंस लेते लेते उसका ज्ञान का लेवल उस विवेक तक पहुंच जाएगा कि वो बुद्धि और पुरुष का भेद करने लगेगा, और बुद्धि को छोड़ के पुरुष में चला जाएगा, मुक्ति पा लेगा प्रकृति से। तो अभी वो पुरुष एक्सपीरियंसर का काम कर रहा है प्रकृति के साथ, फिर वो कंट्रोलर का काम करने लगेगा प्रकृति के साथ। तो ये एक बोलिए संदर्भ है, कॉन्टेक्स्ट है, जिसमें मैं आपको जवाब दे रहा हूं कि हम किस एनवायरनमेंट में बात कर रहे हैं, और ये एनवायरनमेंट आया क्यों, कहां से आया, किसके लिए आया, कौन है जिसके लिए पूरी ये सृष्टि चल रही है। पुरुष के लिए चल रही है। पुरुष करता धरता है, पुरुष प्रकृति को ट्रिगर करता है, प्रकृति को कंट्रोल करता है, प्रकृति को एक्सपीरियंस करता है, एक्सपीरियंस कंप्लीट होने पे प्रकृति को बंद कर देता है। तो आपका जो सवाल, जब क्वांटम एनर्जी और कॉन्शियसनेस मिलते हैं वहां पे क्वांटम मैटर पैदा होता है।
तो जो सवाल था कि एनर्जी से मैटर कैसे बनता है, वो कॉन्शियसनेस के आने से एनर्जी से मैटर बनता है। इसके बारे में अगर आपको और जानना हो तो आपको फिर थोड़ा सा गूगल पे सर्च करके देखना होगा कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर। अच्छा, दूसरा क्या सवाल था आपका? वो सर वही था कि फिर योग क्या है जो आपने बताया कि वृत्ति को निरोध करना। मैंने, क्योंकि आपने एक जगह बोला था ना कि ये इतने सारे ग्रंथ पठन पाठन ये भी योग नहीं है, मेडिटेशन भी योग नहीं है, हाँ बहुत अभी, कुछ आपने चीजें बताई कि वो योग नहीं है। तो हाँ मेरा था कि फिर क्या है। हाँ, जितने भी ग्रंथ हैं वो ग्रंथ ईश्वर नहीं है। वो ग्रंथ आपको ईश्वर का मार्ग दिखा रहे हैं, ईश्वर का डायरेक्शन दे रहे हैं, ईश्वर तक पहुंचने की सीढ़ी बता रहे हैं, मेथड बता रहे हैं, प्रोटोकॉल बता रहे हैं। वो ग्रंथ ईश्वर नहीं है। वो जिस पेपर पे वो ग्रंथ छपा है वो पेपर भी ईश्वर नहीं है। मतलब अगर अपने रियल सेंस की बात करें, फिलॉसफी में जाएंगे तो हर जगह ईश्वर है फिर। लेकिन वो ग्रंथ के शब्दों की बात नहीं हो रही है, पेपर की बात नहीं हो रही है, पढ़ने वाले की बात नहीं हो रही है, इन टोटलिटी बात हो रही है कि ईश्वर सब जगह है, और वो भी तर्क के माध्यम से। अगर वो तर्क सही होता, 100% सही होता, उस पर कोई डिबेट नहीं होता, तो एक ही ग्रंथ होता पूरे दुनिया में, अलग अलग क्यों है? जी सर। जैसे तो सर वेदांत है। फिर हाँ। तो तो सर फिर जैसे जब साधना में बैठता है कोई भी व्यक्ति, मतलब जिसको हम आम भाषा में प्रेयर बोलते हैं, या मतलब आप परमात्मा के ध्यान में बैठ ही गए, मतलब उस टाइम भी आपको दुनिया की बातें बातें नहीं चल रही, सिर्फ उसी से कनेक्शन है, जो अपने अंदर की शांति है या जो भी अनुभूति है। जो आपने लास्ट टाइम शायद प्रेरणा ने क्वेश्चन पूछा था, तो आपने 5 मिनट का ब्रेक दिया था सबको, तो जहां उनको परम, लास्ट टाइम नहीं मतलब सांख्य की क्लास में, तो वो जब परम शांति का अनुभव हो जैसा उनको उस टाइम हुआ था, तो क्या वो जो ड्यूरेशन है वो योग है? देखिए, जब आपकी वृत्ति खत्म हो जाती है वो योग है। तो वृत्ति तो सर जैसे मुझे यहाँ दो, मतलब दो चीजें मेरे को समझ में आ रही है कि एक तो ये वाली कि सपोज मैं सुबह अपना ध्यान साधना में बैठी हूँ, एक हम्म। तो वो वाला कनेक्शन, और सेकेंडली फिजिकल वर्ल्ड में वृत्ति जो आप कह रहे हो कि अपने अंदर की कमियों को रोकना और उसको मतलब वृत्ति को रोक देना योग है। तो योग तो फिर सर सारा टाइम किसी ना किसी चीज का हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टाग्राम पे बहुत रील्स देखने का एडिक्शन हो गया, अब मैंने उस वृत्ति को रोक दिया, तो हम्म। फिर वो भी योग है, वो उस कॉन्टेक्स्ट में योग है। इज इट सो? नहीं मतलब मैं नहीं, ऐसे। योग नहीं नहीं, योग कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। चित्त में बदलाव नहीं होना चाहिए, वो योग है। अभी आपने इंस्टाग्राम देखना बंद कर दिया, कुछ और देख रहे हैं, तो क्या करें? नहीं, मतलब मेरा मतलब है कि किसी एडिक्शन पे या किसी भी चीज पे जिसको एडिक्शन मैं की बात रोकना नहीं हो चाह रही रही है। हूँ। एडिक्शन की बात नहीं हो रही है। चित्त में चेंज नहीं आना चाहिए। तो सर चित्त इसमें में हम अपनी फ्लक्चुएशन नहीं आना चाहिए। हमारी हमारी डेली लाइफ से कोई एग्जांपल अभी हो आप जो मेरे सकता है? से बात कर रही हैं ये सब वृत्तियां हैं। आप जब बात कर रही हैं तो कैसे बात कर रही हैं? आपका जो हम्म। बुद्धि है वो अहंकार को इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि ये बोलो। अहंकार भी बदल रहा है, वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है मानस को कि ये बोलो। मानस इंस्ट्रक्शन दे रहा है जीभ को कि ये बोलो। और जीभ भी बोलने के लिए क्या होगा? मुंह खोलना पड़ेगा, तो मुंह को इंस्ट्रक्शन जा रहा है, जीभ को इंस्ट्रक्शन जा रहा है, जो अंदर से हवा निकल रही है उसको इंस्ट्रक्शन जा रहा है, अभी निकलो, अभी बंद हो। तो ये सब आपके बुद्धि में चेंजेस हैं, फ्लक्चुएशंस हैं जो हो रहे हैं। ये आप मतलब आपकी अगर सांस भी चल रही है
और आप अपने सांस को भी देख रहे हो चलते हुए, वो भी वृत्ति है। जहां पर भी कॉग्निशन होगा, जहां पर भी आप ऑब्जर्व करोगे, जहां पर भी आप देखोगे, इंद्रियों का प्रयोग करोगे, वहां पे वृत्ति है। मान लीजिए मैं सड़क पे चल रहा हूं, 20 गाड़ियां खड़ी है, और 21वीं गाड़ी जो है वो एक लाल रंग की मर्सिडीज है, और मेरे को वो लाल रंग की मर्सिडीज में इंटरेस्ट है, मेरे एक दोस्त को खरीदना है। तो जब मैं सड़क पे चलना चालू करता हूं, वो 20 गाड़ियां मेरे को दिखी ही नहीं, लेकिन वो लाल मर्सिडीज मेरे को दिख गई। तो पहले 20 ने वृत्ति पैदा नहीं करी, आपके माइंड में कोई मॉडिफिकेशन, फ्लक्चुएशन, चेंज, रिपल, बदलाव नहीं आया, लेकिन वो 21वीं गाड़ी देख के आ गया। आपने गाड़ी को नोटिस किया, उसका कलर देखा, उसका ब्रांड देखा, आपको दोस्त याद आया, आपने सोचा पता लगाता हूं किसकी गाड़ी है, बेचेगा क्या। तो वहां वृत्तियों का चेंज चालू हो गया। अभी समझ में आया? तो समझ तो आ गया। तो वृत्ति, वृत्ति मतलब इंग्लिश में क्या इसका वर्ड होगा? फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन, ओके। तो सर ये तो होता ही रहता है। हाँ, तभी तो आप दुखी हैं। अब मैंने ओके। जो बोला, उसमें जो आपको नहीं समझ में आया, उसने आपको एक किस्म का दुख दिया। उस दुख को दूर करने के लिए आपने सवाल पूछा, है ना? और जब मैंने आपके सवाल का जवाब दिया, तो भी आपको सुख नहीं आया, आपको दुख आया। दुख बढ़ गया आपका। अरे ये तो हमेशा होता है। तो ये जो दुख आया वो भी वृत्ति है, वो भी आपके मेमोरी में रिकॉर्ड हो गया। और आपने पूछा कि वृत्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैंने कहा फ्लक्चुएशन, वो भी आपने याद कर लिया। वो भी वृत्ति है, वो भी रिकॉर्ड हो गया। और जो भी ये आपकी मेरी वार्तालाप हुई है, ये संस्कार बना माइंड में तुम्हारे, वो रिकॉर्ड हो गया। तो मतलब कमल के फूल की तरह पानी में रहते हुए भी नहीं भीगना, वो फ्रीडम है, वो मुक्ति है, वो मोक्ष है, वो पुरुष तत्व है, वो आत्म साक्षात्कार है। प्रकृति में रहते हुए भी उससे अफेक्ट नहीं होना, इसलिए बोलते हैं डिटैच हो जाओ, डिटैच हो जाओ, अटैचमेंट छोड़ो। क्योंकि अटैचमेंट जो है वो बंदिश है, वो बॉन्डेज है, वो पेन है, वो वृत्ति है, वो तंग करेगा। अभी समझ में आ रहा है? जी सर, क्लियर है सर। क्लियर है, ओके। हाँ मानस बोलो। हाँ सर, ये जो निरोध का एग्जैक्टली क्या मीनिंग है? रोकना खाली? हाँ, क्या स्टॉप, वृत्ति को स्टॉप करना। समाप्त नहीं, स्टॉप करना? हाँ तो इसी में आहिस्ता आहिस्ता वृत्ति नष्ट हो जाएगा क्या? वृत्ति को तो हाँ जीरो हाँ करना हमारा अंतिम एम है। हाँ हाँ तो ये जो 5 प्रकार वृत्ति को हम रोकने की कोशिश करेंगे। हाँ हाँ, उसके उसके तरीके हैं। योग में कंसंट्रेशन के माध्यम से मेनली किया जाता है, और कुछ और सपोर्टिंग छोटे छोटे मेथड्स हैं, वो अपने देखेंगे जब अपने सेकंड चैप्टर में आएंगे, साधना के चैप्टर में। और फर्स्ट चैप्टर में, समाधि के चैप्टर में, वो समझाएंगे कि वैराग्य और अभ्यास, कंसंट्रेशन का ये प्राइमरी मेथड है। और कंसंट्रेशन प्रॉपरली करने के लिए छोटे छोटे बहुत स्टेप है, जो वो समझाएंगे। जी। कंसंट्रेशन पे कोई स्ट्रेट अवे नहीं बैठ सकता। ये जितने भी लोग मेडिटेशन कराते हैं इमीडिएटली कि बैठ जाओ, आंख बंद करो, ये लाइट देखो, ये मंत्र पढ़ो, या ये म्यूजिक सुनो, या एक गाइडेड मेडिटेशन करो, वो मेडिटेशन नहीं है, धारणा है। धारणा है। हाँ, एक्चुअली वो धारणा भी नहीं है।
धारणा में क्या होता है कि आप 100% माइंड को एक जगह ले आते हैं। एक जगह। हाँ, लेकिन इसमें क्या होता है कि माइंड हमारा एक जगह बैठता नहीं है जब तक कि उसको आप ट्रेन नहीं करो। वो ट्रेनिंग में माइंड को समय लगता है बहुत। मतलब ये भी हो सकता है कि 15 20 साल 30 साल 40 साल लग जाएं प्रॉपरली धारणा में जाने के लिए। और धारणा के बाद ध्यान, ध्यान के बाद समाधि। जी। ये मेरे हिसाब से 99.99% लोग जो मेडिटेशन कर बोलते हैं करते हैं, वो हकीकत में मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन एक बहुत एडवांस्ड प्रैक्टिस है और वो इतना पावरफुल प्रैक्टिस है कि वो प्रकृति को आपके कंट्रोल में लाने लगता है, प्रकृति के भेद खोलने लगता है। तो प्रकृति पर अपने हम, हाँ, भेद भेद ऐसे ही नहीं हम खोलेगी, बात आप बैठ गए और पर प्रकृति ने भेद खोलना चालू कर दिया। पर हमने उसको मतलब बहुत चीप वे में भी यूज करते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, पढ़ाई में तेरा ध्यान नहीं लगता है, उधर ये नहीं होता है। मतलब हमने भी यूज में बहुत चीप लेवल में उस वर्ड को यूज करते करते हमारा आदत भी बन गया है। नहीं तो वो वर्ड आप योगी को तो नहीं बोल रहे हो ना, वो तो आप बच्चे को बोल रहे हो। बच्चे को क्या हम्म। मालूम योग क्या है? बच्चे को क्या हम्म। मालूम योग का ध्यान क्या है? हम्म। है ना? तो एक शब्द है, वो तो मल्टीपल जगह यूज हो सकता है, मल्टीपल तरीकों से यूज हो सकता है। लेकिन हम जब मेडिटेशन बोल रहे हैं तो उसका मतलब है योग वाला ध्यान की बात कर रहे हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, और जी। स्कूल की किताब पढ़ने की बात नहीं कर रहे हैं। स्पिरिट तक पहुंचने की बात कर रहे हैं। स्पिरिट कहाँ है? इनफाइनाइट जोन में। तो अपने फाइनाइट बॉडी में इनफाइनाइटनेस को खोज के निकालना स्पिरिचुअल प्रोसेस है। स्पिरिट वाला जो हमारा हिस्सा है वो इनफाइनाइट है, और जो मटेरियल वर्ल्ड वाला हिस्सा है वो फाइनाइट है। और जो माइंड है वो फाइनाइट के दुनिया से इनफाइनाइट की दुनिया तक ले जाता है। वो बीच का नाव है, माध्यम है, जो वो सागर पार करा देता है या वो नदी पार करा देता है, एक बैंक से दूसरे बैंक या एक शोर से दूसरे शोर। एक शोर पे मानव जीवन है, दूसरे शोर पे ईश्वरीय जीवन है। जब ये जर्नी कंप्लीट होती है उसको योग बोलते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन? क्लोज करें? जी सर, क्लोज। चलिए, ओके, थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू यार।